बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू शेरी नॉवेल्स आर्क। कहानी शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन दबाकर नई कहानियों का नोटिफिकेशन हासिल करें। शुक्रिया। दफादार साहब, मुखबर ने दुर्गा सिंह को मुखातिब किया। आपके 5 जवानों को शहबाज के साथी गाजर मूली की तरह काट डालेंगे। आज आपके पास बंदूक भी नहीं है। तलवार और नेजे की लड़ाई भी आप इस कदर कम नफरी के साथ नहीं लड़ सकेंगे। मेरा कहा माने तो यहाँ से लौट चलें। ये बहादुरी नहीं, खुदकुशी है जो आप करने जा रहे हैं। दुर्गा सिंह बड़ा फरोख्ता होकर बोला, नसीम मियाँ, हमने राजपूतों का दूध पिया है। तुम्हें अगर जान इतनी ही प्यारी है तो तुम यही रुक कर राजपूतों की तलवार की झंकार सुनना। तुम्हारा काम मुखबरी करना है और हमारा काम नबर्द आजमा होना। दुर्गा सिंह के 5 घुड़सवारों की टापों की आवाज सुनकर पहले तो शहबाज चौंका कि कहीं बड़े रसाले का हमला तो नहीं हो रहा है, मगर जब उसने दुर्गा सिंह और उसके हमराह 5 सवार देखे तो हंसकर बोला, ये तो हमारा बांका दफादार है, और वो भी 5 सवारों के साथ। इसी के साथ उसने अपने साथियों को हुक्म दिया, दुश्मन पर कोई गोली नहीं चलाएगा। दुश्मन जिस हथियार से लड़ेगा हम भी वही इस्तेमाल करेंगे। उनके पास बंदूकें नहीं हैं, इसलिए ये लड़ाई बंदूकों से नहीं होगी। ये बहादुरी के खिलाफ बात होगी कि इतनी कम तादाद में होने के बावजूद हम दुश्मन को गोलियों से भून दें। अगर शहबाज खान ये हुक्म अपने साथियों को ना देता तो दुर्गा सिंह और उसके 5 सवारों को भून देना कोई मुश्किल नहीं था। दुर्गा सिंह जरा फासले पर आकर रुक गया और लड़कारा, शहबाज खान, मैं सरकार की तरफ से तुम्हें हुक्म देता हूँ कि 10 सरकारी खच्चर हमारे हवाले कर दो, वरना तुम्हारा इंजाम बहुत बुरा होगा। बुरा इंजाम? ये कहकर शहबाज जोर से हंस पड़ा, इतनी जोर से कि उसकी आंखों से पानी निकल पड़ा। दुर्गा सिंह उसे घूरते हुए बोला, अच्छा तो फिर देखो इंजाम। फिर ये कहते हुए वो 5 सवारों समेत तेजी से वापस मुड़ गया, भाग गया, अंजाम दिखा रहा था। फरीद ने हंसकर कहा। कोई 200 गज की दूरी से दुर्गा सिंह ने घोड़ों को वापस मोड़ा और रसाले के हमले की तरतीब से घोड़े खड़े कर दिए। फिर चार्ज! चीखता हुआ दुर्गा सिंह अपने 5 सवारों समेत शहबाज के गिरोह पर कल्ब में हमलावर हुआ। पास आकर दुर्गा सिंह जय दुर्गा माई चिल्लाया और फिर खुद भी कहर की उस देवी का रूप बन गया। पहले वार में उसने फरीद का दायां कंधा बर्छा मारकर बेकार कर दिया, फिर बर्छा छोड़कर तलवार सौंत ली। असलम की तलवार का हाथ एक पत्थर के मानिंद पड़ा। दुर्गा सिंह ने उस वार को अपनी तलवार पर रोका और फिर बिजली की तरह उसकी तलवार असलम के पेट के आर पार हो गई। असलम को घोड़े से गिरता देखकर शहबाज दुर्गा सिंह पर झपटा। तलवारों की झंकार में मौत की सदा सुनाई देने लगी। दुर्गा सिंह ने बड़ी फुर्ती से शहबाज के बाएं कंधे पर वार किया। खून का एक फव्वारा सा कंधे से फूट पड़ा। उसी दम वहीद ने ताक कर दाएं तरफ से दुर्गा सिंह पर बर्छे का वार किया। बर्छा दुर्गा सिंह के सीने में धंस गया। कोई 15 मिनट की लड़ाई में शहबाज के 7 साथी मारे गए और 10 शदीद जख्मी हो गए। शहबाज खुद अपना बाएं कंधा लटकाए हैरत के आलम में सब कुछ देखता रहा। दुर्गा सिंह माँ अपने 5 साथियों के खून में लथपथ जमीन पर आखिरी सांस से गिन रहा था। शहबाज अपने कंधे के जख्म को दाएं हाथ से दबाए दुर्गा सिंह के करीब आकर बोला, शाबाश बहादुर, तुम्हारी दलेरी हमारे कबीले को याद रहेगी। फिर शहबाज ने अपने एक साथी को मुखातिब किया, आरिफ, लाल रेशमी धागे की लच्छी लाना। इस बहादुर की कलाई पर लाल रेशमी धागा बांधा जाएगा। आज इस धागे को बांधने के काबिल एक शख्स मिला है। शहबाज ने मरते हुए दुर्गा सिंह की कलाई पर लाल धागा बांध दिया और कहा, बहादुर दफादार, हम सिर्फ एक बहादुर ही की कलाई पर ये धागा बांधते हैं। तुम्हारी लाश पूरे एहतराम के साथ तुम्हारी चौकी पर भेज दी जाएगी। दुर्गा सिंह धीमी आवाज में बोला, सरदार शहबाज सरबाज, आपको याद है जब आपने सुधी के मेले में कहा था कि आप लोग बहादुर दुश्मन को इनाम से भी नवाजते हैं? मैं भी आपसे इनाम मांगना चाहता हूँ कि खुद को इस इनाम का हकदार समझता हूँ। बोले सरदार, मुझे इनाम देंगे? हाँ दुर्गा सिंह, मैंने ये कहा था। शहबाज ने इतराफ किया। बोलो, अपनी बहादुरी का क्या इनाम चाहते हो? तुम्हें मरते वक्त मायूस नहीं किया जाएगा। दुर्गा सिंह बोला, ये 10 खच्चर मेरी चौकी पर लौटा देना। ये कहते ही दुर्गा सिंह पर नजा का आलम तारी हो गया और फिर जरा ही देर बाद वो मर गया। शहबाज ने दुर्गा सिंह के कुछ बाल तेज धार खंजर से काटे और अपनी जेब में रख लिए। वो बड़बड़ाया, ऐ बहादुर दुर्गा सिंह, तुम्हारी यादगार मेरे पास हमेशा रहेगी कि तुम मेरे बहुत प्यारे दोस्त असलम के कातिल हो। दूसरे दिन 5 नंबर चौकी पर 10 खच्चर वापस पहुंच गए। 10वें खच्चर पर दुर्गा सिंह की लाश रखी थी जो एक सफेद चादर से ढकी हुई थी। मेजर काकरे ने चादर हटाई तो देखा कि मकतूल दुर्गा सिंह की दाएं कलाई पर लाल रेशमी धागा बंधा हुआ था। मेजर काकरन को पठानों की इस रवायत का इल्म था कि वह बहादुर दुश्मन की कलाई पर लाल रेशमी धागा बांधते हैं और उसके मरने से पहले उसे इनाम से नवाजते हैं। खजाने के खच्चर इस बात का सबूत थे। मेजर काकरन ने अपना हैट उतारकर दुर्गा सिंह की लाश को सलूट किया। उसकी आंखों से आंसू बहकर दुर्गा सिंह की लाश पर पड़ रहे थे। उसे अपने इस बहादुर दफादार के कत्ल का बहुत रंज हुआ था। शहबाज का बाया कंधा जख्मी हो गया था। उसके ग्रोह का इतना बड़ा नुकसान
पहले कभी नहीं हुआ था। असलम मर चुका था। 6 और पुराने तजर्बाकार साथी मारे गए थे। वहीद, शहबाज ने अपने एक साथी के शाने पर हाथ रख दिया। तुम अगर दफादार के सीने में बर्छा ना उतार देते तो वो यकीनन मुझ पर गालिब आ जाता। तुम्हारा शुक्रिया कैसे अदा करूं? मगर वहीद, तुमने बेखबर दुश्मन ही को बर्छा मारा। ये बहादुरी की बात बहरहाल नहीं, क्योंकि उस वक्त वो मुझसे उलझा हुआ था। फिर भी अगर तुम ऐसा न करते तो शायद आज शहबाज खान भी जिंदा न होता। दफादार दुर्गा सिंह की सूरत मेरे दिल पर नक्श हो गई है। मैं जिंदगी भर उस बहादुर को नहीं भूल पाऊंगा, और हाँ, तुम्हारा एहसान भी ताहयात याद रखूंगा। वहीद खान सर झुकाकर बोला, सरदार आप सही कह रहे हैं। उस काफिर को ललकार कर न मारना शर्मनाक फेल ही कहा जाएगा, क्योंकि वो उस वक्त आपसे 2-2 हाथ कर रहा था और पूरी तरह आप ही की तरफ मतवजा था। मगर अपने सरदार की जिंदगी बचाना मेरा भी अव्वलीन फर्ज था। फिर मोहब्बत और जंग में सब कुछ जायज होता है। शहबाज ने सर हिलाकर कहा, तुम वजह कह रहे हो वहीद, मैं हमेशा तुम्हारा ममनून और मकरूज रहूंगा। वहीद खान ने जब अपने बेटे को खून में लथपथ देखा तो वो एक लम्हे को शशदर रह गया। फिर शहबाज ने पूरा वाकया बयान कर दिया। शहबाज के करीब आकर तुर्रे खान बड़े मोहब्बत आमेज लहजे में बोला, मुझे तुम पर नाज है शहबाज कि तुमने एक बहादुर दुश्मन की इज्जत अफजाई की। तुम्हारा जो ये खून बहा है वो रंग लाएगा बेटे। खून बहादुर का जेवर होता है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि मेरा बेटा शहबाज खान कुदरत का अता करदा जेवर पहनकर मेरे रूबरू आया है। फिर तुर्रे खान ने शहबाज की पेशानी चूम ली। फौरन ही हकीम को बुलवाया गया, जो जराहत से भी वाकिफ था। उसने जख्म धोकर मरहम पट्टी शुरू की। शहबाज के जख्मी होने की खबर यूसुफजई कबीले में भी पहुंच गई। सरदार गुलाब खान ने आंगन में हुक्का पीते हुए गुलफाम से कहा, बेटे गुलफाम, सुनते हैं तुर्रे खान का बेटा शहबाज खान सरकारी रसाले के साथ झड़प में जख्मी हो गया है। मेरा मंशा है कि तुम उसे देख आओ। महजबीन ने जब ये सुना कि उसका महबूब जख्मी हो गया है तो धक से रह गई। उसकी आंखों के कटोरे भर गए मगर छलक नहीं पाए। वो अपने आंसू तो पी गई मगर दिल में उठने वाले तूफान को ना दबा सकी। शहबाज को खुद देखने के लिए वो तड़पने सी लगी मगर हया की जंजीर को ना तोड़ सकी। वो भला अपने घर वालों से ये किस तरह कह सकती थी कि मैं शहबाज खान को देखने जाऊंगी। जब गुलफाम चलने के लिए तैयार हुआ तब महजबीन ने धीमी आवाज में उससे कहा, भाई मेरा सलाम भी उनसे कह दीजिएगा। उनकी सलामती के लिए मैं आज से 5 वक्त की नमाज अदा किया करूंगी। गुलफाम ने अपनी बहन के थरथराटे होंठों पर खामोश मोहब्बत की फरियाद मचलते देखी। वो भी अपने सीने में दिल रखता था। उसने महजबीन के कंधे पर हाथ रखते हुए तसल्ली दी, हौसला रखो महजबीन, अगर तुम्हारी मोहब्बत पाक हुई तो शहबाज खान की जिंदगी पर वो ढाल की तरह छाई रहेगी। महजबीन की आंखों से 2 मोती टिपके और जमीन पर गिरकर बिखर गए। गुलफाम बोला, मैं शहबाज को ये भी बता दूंगा महजबीन कि तुमने उसकी खैरियत के लिए 2 आंसू भी नजर किए हैं। फिर गुलफाम घोड़े पर बैठकर चल दिया। जब वो उरकजई कबीले की बस्ती में शहबाज खान के घर पहुंचा तो उसने देखा शहबाज कंधे पर पट्टी बांधे पेड़ के नीचे बैठा था। अस्सलामुअलैकुम गुलफाम भाई, खैरियत तो है? शहबाज ने गुलफाम को देखकर मुस्कुराते हुए कहा। गुलफाम घोड़े से उतरते हुए बोला, वालेकुम अस्सलाम सरदार, आपने मेरा सवाल चुरा लिया। शहबाज हंसा और उठकर गुलफाम से हाथ मिलाया। ज्यादा चोट तो नहीं आई? गुलफाम ने सवाल किया। ये चोट नहीं है गुलफाम, शहबाज बोला, ये तो एक बहादुर दुश्मन की निशानी है जो मरते दम तक मेरे पास रहेगी। उसकी सूरत और कारनामे मुझे अपने बचपन की तरह याद रहेंगे। हार जीत तो जिंदगी के 2 अनमोल मौसम हैं गुलफाम। असल चीज तो ये है कि हार हो या जीत, मगर वो रही की सदा के साथ। दुर्गा सिंह ने मरकर भी मुझे जीत लिया और मैं जिंदा रहकर भी उससे हार गया। अगर उसकी जैसी हिम्मत और दलेरी रखने वाले 5 साथी भी हों तो वो 50 पर भी भारी होंगे। गुलफाम ने गौर से शहबाज की तरफ देखा और कहा, सरदार शहबाज खान, मुझे नाज है कि एक ऐसे दोस्त के सामने खड़ा हूँ जो बहादुर होने के साथ साथ आला किरदार का भी मालिक है। दुश्मन की बहादुरी को परखने वाले जोहरी आज बहुत कम रह गए हैं। फिर गुलफाम ने शहबाज का दायां हाथ अपने सर पर रख लिया। उसके चेहरे पर मोहब्बत और अकीदत के तासुरात थे। करीब ही बैठे हुए मुबारक खान ने शहबाज से कहा, मुबारक, अंदर जाकर अम्मी से कह दो कि हमारे दोस्त गुलफाम खान आए हैं, कुछ खाने पीने का इंतजाम कर दें। मुबारक के उठते ही गुलफाम ने सर झुकाकर आहिस्ता से शहबाज को मुखातिब किया। तुम्हारे जख्मी होने की खबर बाबा जान ने सुनाई और ताकीद भी की कि जाकर खैरियत पूछी जाए। इसके अलावा चलते वक्त महजबीन भी बहुत परेशान थी। उसकी इस्मत तुमने बचाई थी शहबाज खान। इसके अलावा खुद मेरी जिंदगी भी तुम्हारे पास रहन रखी है। ऐसा मत कहो गुलफाम, शहबाज बोला, वरना दुनिया वाले इंसानियत और एहसान को भी फरोख्त करना शुरू कर देंगे। फर्ज को एहसान का जामा पहनाना फकत शराफत का तकाजा है। हकीकत यह है कि अदायगी फर्ज इंसान की फितरत के सिवा
कुछ और नहीं है। जवाब में गुलफाम ने कहा, एहसान को इंसानी फर्ज मानने वाले बंदे अब बहुत कम रह गए हैं। तुम जैसे जो 2-4 बंदे आज नजर आते हैं तो वो कुदरत का इनाम है। शहबाज ने गुलफाम को गले लगा लिया। महाजबीन ने चलते वक्त तुम्हें 2 आंसुओं का नजराना भी दिया है, गुलफाम ने बताया। शहबाज खान, हमदर्दी की औलाद मोहब्बत होती है, हमारे बुजुर्ग भी यही कहते आए हैं। महाजबीन के इस खराज को मैं तहे दिल से कबूल करता हूँ, शहबाज ने कहा। उनसे मेरा सलाम कहना गुलफाम, ये भी कहना कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ और बिल्कुल ठीक होने के बाद एक दिन अपने चाचा जान सरदार गुलाब खान की खिदमत में खुद सलाम करने हाजिर होऊंगा। मुबारक लौट कर आया तो दोनों को अंदर बुला ले गया। कबाब और बाकर खानी रोटी सामने रखी थी। गुलाब के शरबत की सुराही बगल में थी। गुलफाम खा पी कर फारिग हुआ ही था कि शहबाज का बाप सरदार तुर्रे खान अंदर दाखिल हुआ। सलाम दुआ के बाद तुर्रे खान ने गुलफाम से कबीले की खैरियत पूछी और बोला, बेटे गुलफाम, तुम्हारे दोस्त शहबाज खान को मैंने अपनी पगड़ी दे दी है। ये तो तुम्हारे वालिद को पता लग ही गया होगा। अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ। बुढ़ापे का आना खुदा के बंदे को याद दिलाता है कि अब कुछ वक्त इबादत में गुजारे, गुलफाम ने कहा। मगर चचा जान, बुजुर्गों का सर पर साया खुदा की रहमत है। शहबाज खान को आपके तजर्बे, आपकी सलाह और आपकी दुआओं सभी की जरूरत है। यही सब उनकी जिंदगी संवारेंगे। सरदार तुर्रे खान ये सब सुनकर बहुत खुश हुआ और बोला, तुम्हारे इजहार अकीदत और इज्जत अफजाई से एहसास होता है बेटे कि तुम्हारे अंदर तुम्हारे बाप सरदार गुलाब खान जैसे जांबाज यूसुफ जई का खून बोल रहा है। फिर तुर्रे खान अंदर घर में चला गया। थोड़ी देर मजीद बैठकर गुलफाम ने रुखसत की इजाजत चाही। शहबाज उसे छोड़ने घर के बाहर तक गया और हाथ मिलाते वक्त कहा, चाचा जान को मेरा सलाम कहना। माजबीन को तसल्ली देना कि मैं ठीक हूँ। उनसे ये भी कहना कि उनका ख्याल मेरे लिए हिफाजत की एक ज़रा बख्तर है। जब तक उनका ख्याल मेरी तरफ रहेगा, किसी भी दुश्मन की तलवार या गोली मेरी जान नहीं ले सकेगी। फिर गुलफाम घोड़े पर बैठकर रवाना हो गया। शहबाज देर तक गुलफाम के दौड़ते हुए घोड़े को देखता रहा। फिर उसने आसमान की तरफ नज़र उठाई। उसे महाजबीन का चांद सा मुखड़ा आसमान पर नजर आया। वो मुस्कुराने लगा। महाजबीन, तुम्हारी आंखों में मेरे लिए आंसू आए थे। शहबाज बड़बड़ाने लगा, मैं उन 2 आंसुओं की कीमत ज़रूर अदा करूँगा। मेजर काकरन ने दुर्गा सिंह की चिता को आग दिखाते वक्त अपने पिस्तौल से फायर किया था। फिर दांत पीसते हुए बोला था, दुर्गा सिंह, तुम एक बेमिसाल बहादुर थे। मुझे खुशी ये हुई कि तुम्हारी बहादुरी को दुश्मन ने भी तस्लीम किया। मैं उस शहबाज से तुम्हारा बदला लूँगा। मैं उस शहबाज उर्फ सरबाज को पकड़ूंगा, जिंदा या मुर्दा। उस शहबाज को मैदान में गिरफ्तार करूँगा। ये कहते हुए मेजर काकरन ने अपने पिस्तौल को चूम लिया। रात को ऑफिसर्स मेस में मेजर काकरन जाम पर जाम चढ़ाए जा रहा था। बार बार वो नशे के बावजूद दुर्गा सिंह और शहबाज ही का नाम लिए जा रहा था। 7-8 पैग पीने के बाद काकरन को नशा चढ़ गया था। वो लड़खड़ाता हुआ उठा और बोला, मैं अपने कंधे पर लगे इस ताज की कसम खाकर कहता हूँ कि मैं शहबाज सरबाज को या तो जिंदा गिरफ्तार करूँगा या फिर उसे मैदान में मारूंगा। वो मुझसे नहीं बच सकता। कुछ अफसरान ने उसे संभाला। उन अफसरों में कैप्टन जेम्स भी था। मेजर काकरन के कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, मेजर काकरन, क्या आपने शहबाज सरबाज को कभी देखा है? काकरन ने चौंक कर कहा, नहीं, मगर जल्द ही देख लूँगा। कैप्टन जेम्स हंसकर बोला, आपका दफादार दुर्गा सिंह एक बहादुर लड़ाका था, ये मैं तस्लीम करता हूँ, मगर शहबाज भी बहादुरी का मंजा हुआ जौहरी है। उसने 10 खच्चर और दफेदार की लाश इसीलिए वापस की थी शायद। मैंने शहबाज को देखा है, उससे हाथ मिलाया है, बातें की हैं। यकीन मानिए, शहबाज खान सरबाज एक बहादुर लड़ाका होने के साथ साथ एक शरीफुन नफ्स इंसान भी है। काकरन ने नशे की झोंक में उसे घूर कर देखा। कैप्टन जेम्स आंखें झपक कर मुस्कुराया और कहा, यस सर, एक बेहतरीन इंसान भी है। वो तरह तरह से वार करता है, हथियारों से भी और शराफत से भी। मेरा तजर्बा है कि उसकी शराफत का वार गहरा चिरका लगाता है। काकरन सर हिलाते हुए कहने लगा, मैं ये देखूंगा जेम्स, सब देख लूँगा। दूसरे दिन ऑफिसर्स में होने वाली गुफ्तगू सारे पेशावर में फैल गई। मेस से जबर खान उसी दिन छुट्टी लेकर गया था। उसने शहबाज को मेजर काकरन के अहद के बारे में बताया। मालूम होता है इस मर्तबा हिंदुस्तान से वाकई बहादुरों का रसाला आया है। शहबाज सारी बात सुनकर बोला, जबर खान चचा, मैं ठीक हो जाऊं तो मुझे एक बार काकरन को ज़रूर दिखाना। कम अज़ कम अपने उस अजीज़ दुश्मन की शक्लो सूरत तो दिल में उतर ही जाना चाहिए। फिर 20 दिन के बाद जब शहबाज खान तकरीबन भला चंगा हो गया, उसे अब 2 वादे वफा करने थे। एक तो उसे सेहतमंद होकर अपनी महबूबा महजबीन के पास जाना था, दूसरे जबर खान के पास जाकर मेजर काकरन को देखना था। पहले शहबाज मेजर काकरन को देखने का आरजूमंद था। दूसरे ही रोज़ उसने जबर खान को खबर भिजवा दी।
फिर जबर खान शहबाज को मेस के खानसामा के भेस में ले गया था। शाम को जब दौर पर दौर चल रहे थे तो जबर खान ने मेजर काकरन को दिखा दिया। मेजर काकरन दराज कद नौजवान था। उसकी बड़ी बड़ी भूरी मूंछें और गहरी नीली आंखें शहबाज को भली लगीं। काकरन की पेशानी पर चोट का निशान था, जिसके बारे में सब अफसर जानते थे कि ये चोट उसे नेज़े से चीते का शिकार करते वक्त लगी थी। शहबाज को मेजर काकरन की पेशानी पर ज़ख़म का वो निशान कोहना जेवर की तरह लगा, बहादुरी का जेवर। ज़ख़म का वो हिलाली निशान मेजर के माथे पर वाकई जेवर की तरह सजा हुआ था। बहादुर दफ़ादार का अफसर भी उसी की तरह सजीला लगता है। शहबाज ने अपने दुश्मन की तारीफ़ की। जबर खान उसे हैरत से देख रहा था। किसी दुश्मन की तारीफ़ उसने पहली मर्तबा शहबाज खान के मुंह से सुनी थी। कुछ ही रोज़ बाद झंडा मेला लगा। पेशावर के नज़दीक एक हिंदू फ़कीर सखी सरवर की याद में ये मेला लगता था। हिंदू और मुसलमान दोनों ही इस मेले में शरीक होते थे। कुछ नए नए अंग्रेज़ अफसर भी अपनी बीवियों को साथ लेकर ये मेला देखने आते थे। चारों तरफ हाट की दुकानें, राहट, चक्कर, फल और मिठाई की दुकानें सजी हुई थीं। शहबाज सरबाज भी अपने 8 साथियों के हमराह ये मेला देखने आया था। मेले से लौटते वक्त वो अपने साथियों को मिठाई और चाट खिला रहा था। केमान मेजर काकरन और उसकी बीवी उसे एक तरफ आते दिखाई दिए। शहबाज ने चाट का पता फेंक दिया और अपने साथियों को लेकर बड़ी तेज़ी से उसकी तरफ बढ़ा और अंग्रेज़ जोड़े को घेर लिया। काकरन की कमर से उसका रिवाल्वर लटक रहा था। शहबाज ने चीते की सी फुर्ती के साथ उसके हॉलिस्टर से रिवाल्वर निकालकर अपने कब्जे में ले लिया। मेजर काकरन और उसकी बीवी सकते में रह गए। जो कुछ भी हुआ था उनके लिए खिलाफ़े तवक्को था। सलाम साहब, शहबाज ने मेजर काकरन को मुखातिब किया। मुझे खूब अच्छी तरह पहचान लीजिए। मेरा नाम शहबाज सरबाज है। आपने यकीनन मेरा नाम सुना होगा। शहबाज ये कहकर मुस्कुराने लगा। उसकी नज़रें मेजर के बदहवास चेहरे पर जमी हुई थीं। मेजर काकरन उस वक्त 9 मुसल्ले पठानों में गिरा हुआ था और गैर मुसल्ला भी कर दिया गया था। उसके सामने इस वक्त वो शख्स खड़ा था जिसे ख़त्म करने का उसने अहद किया था। उसकी बीवी के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही थीं। उसने सुन रखा था कि सरहद के पठान अंग्रेज़ औरतों को पकड़ कर ले जाते हैं और फिर भारी तावान वसूल करने के बाद ही उन्हें छोड़ते हैं। इस ख्याल से उसकी रूह फना हो रही थी। शहबाज ने मेजर काकरन के रिवाल्वर से गोलियां निकाल लीं। रिवाल्वर भरा हुआ था और उसमें 6 गोलियां थीं। घबराइए मत साहब, शहबाज ने खाली रिवाल्वर मेजर काकरन की तरफ बढ़ाते हुए कहा। मैं बहादुरों की कदर करता हूँ। आपका मातहत दुर्गा सिंह भी एक काबिल कदर बहादुर था, जिसकी सूरत हमेशा मेरे दिल पर नक्श रहेगी। सुना है आप भी बहादुर हैं। आपको शहबाज सरबाज के मुर्दा या जिंदा पाने की बड़ी तमन्ना है। आपको बहादुर समझकर ही मैं आपका हथियार वापस कर रहा हूँ, मगर इसकी 6 गोलियां रख ली हैं। मैं चाहूँ तो इसी वक्त आपको ठंडा कर सकता हूँ, मगर मेरे नज़दीक ये फेल बुज़दिली का होगा, क्योंकि आप बेबस हैं। इस वक्त आप अपनी मुदाफ़ियत नहीं कर सकते। फिर ये कि आपकी बेगम भी साथ हैं। औरतों के सामने उनके मर्दों को ज़लील और रुस्वा करना हमारा शेवा नहीं। इंशाअल्लाह जल्द ही किसी मैदान में आपसे मेरा मार्का होगा। मैं आपको आप ही की इन 6 गोलियों में से किसी एक से मारूंगा। खुदा हाफिज़। फिर आनन फानन शहबाज ने मेजर काकरन के हाथ में उसका रिवाल्वर थमा दिया और अपने साथियों समेत हजूम में गायब हो गया। शहबाज सरबाज के हाथों मेजर काकरन की यह पहली शिकस्त थी। शहबाज ने अपनी बढ़तरी जाहिर कर दी थी। शहबाज उस पर गालिब आने के बावजूद उसे जिंदा छोड़ गया था। वो सोच रहा था कैप्टन जेम्स ने गलत नहीं कहा था। शहबाज तरह तरह से वार करता है। उसका पहला ही वार बड़ा भरपूर, कारी और कामयाब रहा था। वो अपनी बहादुरी का अमल मेजर काकरन के दिल पर छोड़ गया था। शहबाज सरबाज ने मुझे मुकाबले की दावत दी है यूरिटा। मेजर काकरन ने अपनी बीवी यूरिटा की तरफ देखकर आहिस्ता से बोला। मैं ये दावत कबूल करता हूँ। फिर मेजर काकरन अपने दिल में एक तूफ़ान लिए मेले से लौट आया। अगले ही रोज़ उसने अपने स्क्वाड्रन के चुनिंदा सवार साथ लिए और एक दीवाने आशिक की तरह शहबाज की तलाश में दर्रे के आसपास खाक छानने लगा। शहबाज सरबाज, वो चीख रहा था, कहाँ हो तुम? मेजर काकरन तुमसे मुकाबला करने मैदान में आ गया है। तीसरे दिन मेजर काकरन को उसके मुखबरों ने यह खबर दी कि शहबाज अपने साथियों को लेकर दर्रे के जुनूब में घात लगाए बैठा है। शायद पलटन की रसद के लिए खच्चरों का काफिला उधर से आने वाला था। ये सुनते ही मेजर काकरन ने अपने 30 सवारों के साथ उधर का रुख कर लिया। जब मेजर काकरन दर्रे से उतर रहा था तभी शहबाज के निगहबानों ने राइफल उठाकर शहबाज को आगाह कर दिया। शहबाज के साथ उस वक्त तकरीबन 20 अफराद थे। उसने फ़ौरन ही टकराव का फ़ैसला कर लिया। शहबाज का शाना अब भी दुखता था, मगर वो बड़ा जियाला था।
अपनी जगह जमा रहा। मेजर काकरन की टोली पर पहला फायर अफजल ने किया। गोली एक सवार के घोड़े की अगली टांग पर लगी, जिससे घोड़ा और सवार दोनों ही जमीन पर आ रहे। मेजर काकरन एक सुलझा हुआ फौजी था। उसने फौरन ही अपनी टोली को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया और हल्का बनाता हुआ आगे बढ़ने लगा। फिर कुछ ही देर में गोलियों की सनसनाहट से वादी गूंजने लगी। ऐसा लगता था जैसे वादी में मौत का नगमा मचलने लगा हो। फिर मेजर काकरन के रसाले की टुकड़ी ने धावा बोल दिया। इस ज़बरदस्त मार्के में शहबाज खान के 4 साथी काम आए। उसका दोस्त अफजल उसी के सामने लड़खड़ा कर गिरा और फिर कभी उठ ना सका। चारों तरफ संगरेजे उड़ रहे थे। माहौल गर्द आलूद होने की वजह से साफ दिखाई भी नहीं दे रहा था। शहबाज ने जल्दी से अपने दोस्त की लाश को घोड़े पर डाला और लंबी सीटी बजाई। उसके साथी इशारा समझ गए। शायद उनका पलड़ा भारी नहीं था, इसलिए सबको चारों तरफ बिखर कर शेख इमामुद्दीन के मज़ार के पास वाले नाले पर मिलना था। गोलियों की बौछार सावन की मूसलाधार बारिश बन गई। घोड़ों की भागदौड़ से चारों तरफ सरासिमगी फैलने लगी। इसी दौरान में मेजर काकरन को ऐसा लगा जैसे उसके बाजू में किसी ने बर्फ़ की तरह ठंडी कोई चीज़ घुसेड़ दी हो। काकरन समझ गया कि गोली ने उसके बाजू की हड्डी को तोड़ दिया है। उसके बाजू पर लाल रंग का एक खामोश सोता सा फूट पड़ा। खून बड़ी तेजी से बहने लगा और उसी दम उसका घोड़ा भी चमक उठा। निढाल से काकरन को लेकर घोड़ा ना जाने किस तरफ भाग रहा था। काकरन ने चीखने की कोशिश की, मगर उसकी आवाज़ इतनी नहीफ हो गई कि खुद भी उसे नहीं सुन पा रहा था। काकरन को अब चक्कर सा आने लगा। उसे बस इतना होश था कि वो पहाड़ के नशेब में एक मैदान में जा रहा था। तभी घोड़े ने ठोकर खाई और काकरन घोड़े की पुश्त से नीचे गिर गया। उसका सर एक पेड़ के तने से टकराया। उसे एक बड़ा सा स्याह सूरज नजर आया जो मुंह फाड़े उसकी तरफ बढ़ रहा था, जैसे निगल जाएगा। उसके बाद उसे कुछ मालूम नहीं कि उसका घोड़ा न जाने किस तरफ भागा जा रहा था। जब काकरन ने आंख खोली तो उसे ऐसा लगा जैसे कोई पानी पिला रहा हो। उसने ठीक महसूस किया। वो किसी कबीले के नवाही कुएं के पास ही गिरा था। उसे पानी पिलाकर उसके सर पर हाथ फेरने वाली मेहरबान चेहरे वाली एक औरत थी। उसकी जुबान काकरन नहीं समझ पाया था क्योंकि वो उर्दू नहीं बोल रही थी। काकरन ने दर्द से बोझल पलकों को ऊपर उठाते हुए उसे देखा। वो एक बूढ़ी औरत थी, मगर उसके चेहरे पर वकार नजर आ रहा था। उसका हाथ बड़ी शफकत से काकरन के सर पर हरकत कर रहा था। काकरन को यूं महसूस हुआ जैसे पाक मरियम उसे प्यार कर रही हो। वो बूढ़ी बावकार औरत शहबाज खान की माँ सुगरा खानम थी। तुम जख्मी हो गए हो मेरे बच्चे, इस मर्तबा बूढ़ी औरत ने उर्दू में काकरन को मुखातिब किया। चलो मेरे घर चलो, तुम्हें तिब्बी इमदाद की सख्त ज़रूरत है। ये कहकर सुगरा ने काकरन को सहारा देकर बिठाया और फिर उसे लेकर अपने घर पहुंच गई। मेजर काकरन के वहमो गुमान में भी नहीं था कि वो नादानिस्तगी में अपने दुश्मन के घर में पहुंच चुका है। सबसे पहले सरदार तुर्रे खान ने अपनी बीवी को एक जवान आदमी के साथ सहारा दिए आगे बढ़ते देखा। उसने फ़ौरन अपने 2 आदमियों को सुगरा की मदद के लिए भेज दिया। उस वक्त सुगरा अपने घर के करीब पहुंच चुकी थी। इसे हिफाजत से ले चलो, सुगरा ने उन दोनों आदमियों से कहा। ये ज़ख्मी है। दोनों आदमियों ने मेजर काकरन को उठाया और उनमें एक बोला, अम्मी जान, ये तो अंग्रेज़ है, ये हमारे कबीले के मेहमान हैं, समझे? सुगरा कड़क कर बोली। मैंने इसे पनाह दी है और किसी ज़ख्मी को पनाह देना हमारा दस्तूर है। दोनों पठान सहम गए। काकरन को उठाकर वो सरदार तुर्रे खान के पास ले आए। सुगरा पीछे पीछे चल रही थी। तुर्रे खान ने अपनी बीवी सुगरा से गरजदार आवाज़ में पूछा, कौन है ये? किसी बूढ़ी माँ की गोद की उम्मीद है, सुगरा ने जवाब दिया। इस वक्त मैं इस बच्चे को अपने कबीले के मेहमान की हैसियत से यहाँ लाई हूँ। तुर्रे खान अपनी मूंछों पर ताव देकर बोला, अगर ये तुम्हारा मेहमान है तो हम सबका मेहमान है। और फिर वो एक पठान से कहने लगा, जाओ जल्दी से हकीम साहब को बुला लाओ, पानी गर्म कराओ बेगम, इसके गोली लगी है। देखते ही देखते पेड़ के नीचे एक भिगोने में खोलता हुआ पानी आ गया। हकीम साहब के हाथ जिराह भी अपनी जड़ी बूटियों का संदूकचा लेकर आ गया था। हकीम साहब ने एक दवा रुमाल में मलकर काकरन को सुंघाई और फौरन ही उस पर तारों भरी रात के नज़ारे छाने लगे। थोड़ी ही देर में वो कतई बेहिसो हरकत हो चुका था। जिराह को काकरन के बाजू से गोली निकालने में कोई 15 मिनट लगे होंगे। मरहम पट्टी करके हाथ बांध दिया गया। हल्दी, ज़ाफ़रान और अंगूर की 2 आश्ता शराब मिलाकर जब गरम गरम दूध काकरन को पिलाया गया तो उस पर छाई हुई गशी आहिस्ता आहिस्ता हटने लगी। उसे उम्मीद का जुगनू नजर आया जो सूरज की तरह एकदम बढ़ने लगा। उम्मीद का उजाला काकरन के सामने आ गया। पूरी तरह होश में आने के बाद काकरन ने देखा
कि उसके चारों तरफ करख्त चेहरों वाले पठान बैठे हैं। शहबाज के बूढ़े बाप सरदार तुरे खान ने उसका कंधा थपथपाया और मुस्कुराकर बोला, डरो मत साहब, तुम हमारे मेहमान हो, इस कबीले के सरदार की माँ के मेहमान हो, तुम इस कबीले के बूढ़े सरदार की बीवी के मेहमान हो। तुरे खान की बात ख़त्म हुई ही थी कि सामने से धूल का एक बादल सा उठता दिखाई दिया। सब उसी तरफ देखने लगे। सरदार तुरे खान समझ गया कि उसका बेटा शहबाज खान वापस आ रहा है। धूल का बादल अब छट गया था। सब ने देखा कि शहबाज एक लाश को एक घोड़े पर रखे हुए था। उसके पीछे दूसरे घोड़ों पर शहबाज के साथी थे। शहबाज की आंखें सुर्ख हो रही थीं। उसके साथी असलम और फरीद पहले ही मारे जा चुके थे। आज अफजल भी साथ छोड़ गया था। शहबाज को इसीलिए आज अकेलापन सा महसूस हो रहा था। वो बोझल दिल से आ रहा था। लाश को देखकर सभी दंग रह गए। न जाने किस माँ की गोद आज सूनी हो चुकी थी और किस बहन का भाई मारा गया था। करीब आकर जब शहबाज ने वहाँ मेजर काकरन को देखा तो उसकी आंखों में खून उतर आया। उसने राइफल कंधे से उतारकर काकरन की तरफ सीधी कर ली और फिर वो चिल्ला कर बोला, इस दुश्मन को कबीले में कौन लाया है? इससे पहले कि सरदार तुरे खान कोई जवाब देता, शहबाज की माँ घर की दहलीज पार करते हुए कड़क कर बोली, मैं इसे कबीले में लेकर आई हूँ। अब ये हमारा मेहमान है और हमारी पनाह में है। शहबाज हैरत ज़्यादा रह गया। उसने अपने बाप से आंखों ही आंखों में तस्दीक चाही। तुरे खान ने मुस्कुराकर इस बात में सर हिला दिया। शहबाज की आंखों में आंसू आ गए, बेबसी के आंसू। अब वो मेजर काकरन से अपने 4 मकतूल साथियों का इंतकाम नहीं ले सकता था। काकरन अब खुद उसी के घर में मेहमान था। इस घर में उसे पनाह मिल चुकी थी। अफजल और बकिया 3 साथियों के दफनाने की तैयारी करो। शहबाज अपनी आंखों से आंसू पोंछते हुए भारी आवाज़ में बोला। उसके बाद आज रात को दस्तूर के मुताबिक कबीले के मेहमान की दावत होगी। ये अंग्रेज़ अफसर हमारा मेहमान है। शहबाज की माँ ने अपने बेटे को बड़े फ़ख्र से देखा और फिर घर के अंदर चली गई। मेजर काकरन ने जब शहबाज को देखा तो उसके ओसान खता हो गए थे। उसने समझ लिया था कि वो अपने जानी दुश्मन शहबाज के कबीले में आन फंसा है। वो अपनी ज़िंदगी से मायूस हो चुका था, मगर जब उसने माँ बेटे की गुफ्तगू सुनी तो कुछ ढारस बंधी। शहबाज उसके करीब आया और उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, मेजर साहब, आप हमारे मेहमान हैं। आपकी हिफाजत और देखभाल हमारा फ़र्ज़ है। आप जब तक तंदुरुस्त नहीं हो जाते इस कबीले में दोस्त की तरह रहेंगे। उसके बाद हम आपको अपनी सरहद के पास बाहिफाजत छोड़ाएंगे। याद रखिए कि सरहद पार करते ही आप एक बार फिर हमारे दुश्मन हो जाएंगे। काकरन हैरत से शहबाज को देखता रहा। उसे अपनी समाअत पर यकीन नहीं आ रहा था। अफजल और दीगर साथियों की लाशों को जब कब्र में उतारा गया तो शहबाज की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसी शाम अपने गम को छुपाए शहबाज और उसके साथी घर के पास वाले मैदान में आए। हस्बे मामूल एक सालम बकरा भूना गया। शहबाज की बगल में मेजर काकरन बंधा बाजू लिए टिकटिकी बांधे सब कुछ हैरत से देख रहा था। शहबाज ने मेहमान को एक तेज़ छुरी देते हुए कहा, साहब आप बिस्मिल्लाह कीजिए। एक कमी के लिए माफ़ी का ख्वास्तगार हूँ। आज गाना बजाना नहीं हो सकेगा क्योंकि मेरे बचपन का दोस्त अफजल और बकिया 3 अजीज़ साथी आपके दस्ते से मारकाराई में अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं। मेजर काकरन ने शहबाज के गमज़दा चेहरे पर नज़र डाली और बोला, सरदार शहबाज खान सरबाज, मैंने सुना ही था कि पठान मैदान में दुश्मन और अपने घर में दोस्त होता है। आज आंखों से भी देख लिया। मैं फ़कत आपको ही नहीं आपके पूरे कबीले को सलाम करता हूँ। आप लोग वाकई बहादुर हैं खान। मैं ये तस्लीम करता हूँ आपको दोस्ती और दुश्मनी दोनों का सलीका आता है। फिर मेजर ने भुने हुए बकरे को छुरी से काटना शुरू कर दिया। उस वक्त मेजर काकरन को यूँ लगा जैसे वो अपने दोस्तों के दरमियान बैठा हो। हंसी मजाक भी होता रहा मगर कुछ दबा दबा सा। मेज़बान का जिगरी दोस्त और दूसरे अजीज़ साथी जो आज मारे गए थे। काकरन जल्दी माजरत करके उठ खड़ा हुआ। उसे मालूम था कि माहौल के प्याले में गम और खुशी की शराब मेज़बान सिर्फ उसकी वजह से मिला रहे हैं। इधर मेजर काकरन शहबाज सरबाज का मेहमान बना हुआ था। उधर बड़ी तनदही से अंग्रेज़ फ़ौज उसकी तलाश में सरगर्म थी। स्क्वाड्रन मारकाराई के बाद एक जगह जमा हुआ तो उसे 3 सवारों की लाशें मिल गईं, मगर मेजर काकरन का कहीं पता भी ना था, ना ही उसका घोड़ा मिला। रसालदार भगवान सिंह ने बागडोर संभाल ली और फिर आसपास मेजर काकरन की तलाश शुरू हो गई। तकरीबन 2 घंटे तक तलाश के बाद नाकाम होकर वो लोग गहरी सोच में डूबे परेशान से वापस आ गए। वापस आने के बाद जब मेजर काकरन के गुम हो जाने की रिपोर्ट ऊपर पहुंची तो एक मातमी सन्नाटा छा गया। काकरन की बीवी यूरिटा
دھاڑے مار مار کر رونے لگی۔ اس کا چھوٹا بیٹا ڈینیل اپنی ماں کو یوں روتے دیکھ کر حیرت زدہ سا تھا۔ سرکاری حلقہ گہری سوچ میں پڑ گیا تھا۔ کاکرن مر چکا ہے یا زندہ ہے؟ سبھی یہ اندازہ لگانے کی کوشش کر رہے تھے۔ یوریٹا کو دلاسا دیتے ہوئے کیپٹن جیمز نے کہا، میرا دل گواہی دیتا ہے کہ میجر کاکرن ٹھیک ٹھاک ہیں۔ آپ بالکل نہ گھبرائیے، کل سے میجر کی تلاش میں 4 فوجی دستے روانہ ہو رہے ہیں۔ میجر کا سراغ مل جائے گا۔ پشاور میں جب کرنل ڈین کو یہ خبر ملی تو وہ بوکھلا گیا۔ اس کے حکم سے لیفٹیننٹ کرنل برڈ کی کمان میں 200 سوار اور 4 ہلکی پہاڑی توپوں کے ساتھ ایک زبردست مہم کا آغاز کر دیا گیا۔ ایسا اندازہ سبھی کا تھا کہ میجر کاکرن شہباز سرباز ہی کے چنگل میں ہے۔ یہی وجہ تھی کہ آواز اٹھی، شہباز سرباز کا پتہ لگایا جائے، میجر کاکرن اسی کے پاس ہے۔ بھاری انعام پانے کے لالچ میں آس پاس کے مخبر بھاگ دوڑ میں مصروف ہو گئے تھے۔ ادھر چوتھے روز میجر کاکرن کو کافی افاقہ ہو گیا تھا۔ پوری طرح اس کی نگہداشت کی جا رہی تھی اور علاج پر بھی توجہ دی جا رہی تھی۔ اس کا درد بند ہو گیا تھا، بازو کی ہڈی کو جراح نے جوڑ دیا تھا اور زخم پر چند جڑی بوٹیوں کی پلٹس باندھ دی گئی تھی۔ اس کے کھانے پینے کا بھی خیال رکھا جا رہا تھا۔ شہباز خان ہر شام اس سے ملتا تھا۔ اس کے مخبر انگریزوں کی سرگرمیوں کی خبریں اسے ہر روز پہنچا رہے تھے۔ جب میس کا بیرا کریم خان یہ خبر لایا کہ میجر کاکرن کی بیوی یوریٹا اس کے غم میں بیمار ہو گئی ہے، اسے بخار آ گیا ہے، اور یہ کہ میجر کا 5 سالہ بیٹا بھی غم میں کملا گیا ہے، تو شہباز کے دل پر اس کا بڑا اثر ہوا۔ وہ اسی شام میجر کاکرن سے ملا اور کہا، صاحب آپ کا زخم ابھی ہرا ہے، آپ کے ڈاکٹروں کا طریقہ علاج اور ہے اور ہمارے جراح کا اور۔ آپ یقین مانیے ہماری دوا سے آپ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے۔ ہاں ابھی 10-12 روز اور لگیں گے۔ پھر شہباز اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا، خبر آئی ہے کہ آپ کی بیگم صاحبہ شاید آپ کو مردہ سمجھ رہی ہیں، وہ بیمار پڑ گئی ہیں۔ آپ کا معصوم بیٹا بھی پریشان ہے۔ آپ چاہیں تو ایک خط اپنی بیگم صاحبہ کے نام لکھ کر دے دیں۔ آپ کا خط ملنے سے ان کی پریشانی ختم ہو جائے گی، مگر یاد رکھیے کہ اس وقت آپ ہمارے مہمان اور دوست ہیں اور اسی حیثیت سے آپ یہاں رہ رہے ہیں۔ مجھے آپ پر اعتماد ہے کہ خط میں آپ کوئی بات دھوکے کی نہیں کریں گے۔ میجر کاکرن خود بھی اپنی بیوی یوریٹا اور بیٹے ڈینیل کی طرف سے بہت فکر مند تھا۔ شہباز کی پیشکش پر شکر گزاری میں اس کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ خان، کاکرن جذبات سے بوجھل آواز میں بولا، آپ ایک بہادر قوم کے چشم و چراغ ہیں۔ میں بھی انگریز قوم کا سپوت ہوں۔ یقین کریں آپ کے ساتھ کوئی دغا کرنا میں اپنی قوم کے نام پر کلنک لگانے کے برابر سمجھتا ہوں۔ اگر آپ میرا خط پہنچوا سکیں تو میں شکر گزار ہوں گا۔ پھر میجر کاکرن نے اپنی بیوی کو خط لکھ دیا۔ اس نے خط میں لکھا تھا، پیاری یوریٹا، میں زندہ اور خیریت سے ہوں۔ میں صرف زخمی ہوں اور دوا دارو ٹھیک طرح سے ہونے کے سبب میرا زخم تیزی کے ساتھ بھر رہا ہے۔ میں دوستوں کے بیچ رہ رہا ہوں۔ حامل رکا میرا دوست ہے۔ جلد بازی میں تم کوئی غلط قدم نہ اٹھا بیٹھنا، ورنہ میں صحیح سلامت نہ لوٹ پاؤں گا۔ یقین مانو کہ میں بہت جلد واپس آؤں گا۔ ڈینیل کو بے حد پیار، تمہیں بھی بے حد اور بہت بہت پیار، تمہارا کاکرن۔ خط لے کر شہباز مسکرایا اور پھر سر ہلا کر چلا گیا۔ میجر کاکرن کو پورا یقین تھا کہ اس کا خط اپنی منزل پر جلد پہنچ جائے گا۔ شہباز اپنے 4 ساتھیوں کو لے کر چرواہوں کا لباس زیب تن کیے نکلا اور سیدھا آفیسرز میس میں جا پہنچا۔ وہ وہاں جبر خان سے ملا۔ جبر خان ہی نے شہباز کو کاکرن کا پھوس والا بنگلہ دکھایا۔ شام تیزی سے گزر رہی تھی۔ کاکرن کے بنگلے پر انگریز افسروں اور ان کی بیویوں کا ایک تانتا سا بندھا ہوا تھا۔ وہ سبھی یوریٹا کی ڈھارس بندھانے آ رہے تھے۔ تقریباً 9 بجے رات تک سبھی آنے والے اپنے اپنے گھروں کو لوٹ گئے۔ 3-4 نوکر اور چوکیدار ہی بنگلے میں رہ گئے تھے۔ شہباز خان بنگلے کے عقبی دروازے سے اندر گھسا۔ اس کے چاروں مسلح ساتھی اور جبر خان پاس والے انار کے پیڑ تلے تاریکی میں کھڑے ہو گئے۔ اگر 2 بار سیٹی بجے تو سمجھنا کہ میں خطرے میں ہوں، شہباز نے چلتے وقت اپنے ساتھیوں سے کہا تھا۔ پھر بلی کی طرح دبے قدموں آگے بڑھ گیا تھا۔ شہباز نے اندر جا کر دیکھا، میجر کاکرن کی بیوی یوریٹا کا چہرہ مرجھائے ہوئے کمل کے مانند ہو رہا تھا۔ اس کے بیٹے کے چہرے پر بھی غم آلود پریشانی چھائی ہوئی تھی۔ اچانک شہباز پردہ اٹھا کر یوریٹا کے سامنے آ گیا اور اپنے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر کاکرن کا خط آگے بڑھا دیا۔ یوریٹا نے شہباز خان کو ایک مرتبہ دیکھا تھا جب وہ اپنے شوہر کے ساتھ میلہ دیکھنے گئی تھی، اس لیے وہ شہباز خان کو پہچان گئی۔ یوریٹا اسے پہچان کر چیخنے ہی والی تھی کہ شہباز نے تیزی سے لپک کر اس کا منہ دبا دیا۔ وہ کسی ایسی ہی صورتحال کے لیے پہلے سے چوکنا تھا۔ اپنی آنکھوں کے سامنے کاکرن کا خط دیکھ کر یوریٹا کے چہرے سے اطمینان جھلکنے لگا۔
डैनियल डर के मारे माँ से लिपट गया। यूरिटा ने खत लेकर एक झटके से खोला और एक ही नज़र में पूरा खत पढ़ गई। इस अरसे में शहबाज उसके मुंह से हाथ हटा चुका था। खत पढ़कर यूरिटा के चेहरे पर जैसे बहार आ गई। खुशी के आंसू उसकी आंखों में भर आए। उसने जख्म भरी नज़रों से शहबाज की तरफ देखा और भराई हुई आवाज़ में बोली, काकरन ठीक है खान। शहबाज ने मुस्कुराकर जवाब दिया, वो बिल्कुल ठीक हैं बेगम साहिबा। कुछ ही दिनों में उनके बाजू का जख्म भर जाएगा और वो फिर यहाँ आ जाएंगे। आप मुतमईन रहे, मैं खुद उन्हें छोड़ने के लिए यहाँ आऊँगा। यूरिटा के मुरझाए हुए होंठों में मुस्कुराहट भर गई। वो उठकर राइटिंग टेबल तक गई और अपने शोहर को ख़त लिखने लगी। वो लिखना तो बहुत कुछ चाहती थी, मगर उसे वक्त का भी एहसास था। उसका बस चलता तो वो प्यार भरी खुशी का सागर उस कागज़ के टुकड़े के गागर में भर डालती। डैनियल भी शहबाज को गौर से देख रहा था। शहबाज ने उसे मुस्कुरा कर देखा, मगर डैनियल सहम गया। यूरिटा से खत लेकर शहबाज चलने लगा तो यूरिटा ने उसे रोक लिया। ज़रा ठहरो खान। फिर वो अलमारी के करीब पहुंची तो उसे खोलकर आधा केक निकाल लाई। केक शहबाज को देते हुए वो बोली, ये साहब को दे देना। शहबाज ने केक को अपने झोले में रख लिया और फिर सर झुकाता हुआ अकबी दरवाजे की तरफ बढ़ गया। बाहर उसके साथी तैयार खड़े थे। उन्हें कोई भी सीटी सुनाई नहीं दी थी। इसका मतलब उन्होंने यही लिया कि शहबाज को ख़तरे से दो चार नहीं होना पड़ा। इतने में शहबाज बंगले से बाहर आ गया। उसे देखकर साथियों की जान में जान आई। शहबाज ने जब यूरिटा का ख़त और केक मेजर काकरन को दिया तो उसने शहबाज के चेहरे को तहसीन आमेज़ नज़रों से देखा। उसने केक के 2 टुकड़े किए और एक टुकड़ा शहबाज को देते हुए बोला, तुम मेरी बीवी के हाथ का बना हुआ केक खाने में कोई उज़र तो नहीं करोगे? केक मीठा होता है या नमकीन? शहबाज ने हंसकर पूछा। काकरन ने जवाब दिया, मीठा होता है। शहबाज ने केक लेते हुए कहा, तो फिर खुशी से खा लूँगा। अगर नमकीन होता तो क्या ना खाते? काकरन ने दरियाफ्त किया। नहीं, शहबाज ने इनकार में सर हिलाया। खैर तुम आजकल तो हमारे मेहमान हो, मगर हो तो हमारे दुश्मन ही। हम दुश्मन का नमक नहीं खाते। काकरन हंसा। और मैं जो तुम्हारे घर का नमक खा रहा हूँ वो? शहबाज बोला, अव्वल तो तुम एक ज़ख्मी और बीमार आदमी हो, दोम मेरी माँ के हुक्म के मुताबिक हमारे कबीले के मेहमान हो। इसके अलावा ये कि हम नमक की जो कीमत लगाते हैं उसे अंग्रेज़ नहीं मानते। काकरन सुनता रहा और सोचता रहा। हिंदुस्तान आने से पहले इंग्लैंड में उसने मशरिक़ के मुतालिक बहुत सी कहानियाँ सुनी थी। उसे लगा जैसे मशरिक़ वाकई ख्वाबों की दुनिया है, जहाँ जज्बात के नाजुक तारों से ख्वाब बुने जाते हैं। उसने सोचा ये जाहिल और गैर तरक्की याफ्ता पसमानदा लोग अपने सीनों में कितने नरम दिल रखते हैं, और जब मुआंदाना जज्बात दिल में उभरते हैं तो यही नरम दिल कितने सख्त हो जाते हैं। काकरन को जज्बात का ये उतार चढ़ाव बहुत खूबसूरत महसूस होने लगा।